नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने आपकी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में अलग अलग सेगमेंट्स के अंतर्गत हमने पिछले एक वर्ष की तमाम घटनाओं को शामिल करने का प्रयास किया है ताकि इनसे संबंधित अगर आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आता है तो आप उस परीक्षा में आए हुए प्रश्न को ठीक कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। आज जिस सेगमेंट पर हम बात करने वाले हैं वो राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। राज्य व्यवस्था से संबंधित ये लास्ट एपिसोड होगा। इससे पहले जितने भी एपिसोड आए हैं कुछ खबरें ऐसी हुई हैं जो उनमें शामिल नहीं कर पाए हम लोग, इसलिए राज्य व्यवस्था की इस एपिसोड में उन खबरों को शामिल करने का प्रयास किया गया है और इसलिए इस पूरे एपिसोड का नाम होगा राज्य व्यवस्था विविध। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे एपिसोड के अंतर्गत आज हम किन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पर यानी करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स पर बात करेंगे वर्ष 2023 का। फिर बात होगी वार्षिक नेशडा रिपोर्ट यानी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे पंचायत विकास सूचकांक पर। फिर बात करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 75 वर्ष पूरे किए हैं तो उसके कुछ सामान्य फैक्ट्स को जानने का प्रयास करेंगे और अंत में बात होगी ई शासित राज्यों पर, उससे संबंधित कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। आज जिस खबर पर पहले चर्चा होगी वो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसीलिए है क्योंकि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी किया गया है और इसी कारण से ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। दुनिया भर के 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर यह रैंक प्रदान करता है, यानी उनमें भ्रष्टाचार का सामान्य तौर पर स्तर क्या रहता है उसके आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है और इसकी जो स्कोरिंग है वो 0 से 100 होती है। जिसको 0 स्कोर प्राप्त होता है उसको अत्यधिक भ्रष्ट राष्ट्र माना जाता है और जिसको 100 अंक प्राप्त होता है उसको बहुत स्वच्छ राष्ट्र माना जाता है। भ्रष्टाचार के पैमाने को अगर हम ध्यान रखें, इसके अगर मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो मुख्य निष्कर्ष यह है कि 2/3 से ज्यादा देशों का जो स्कोर है वो 100 में से 50 से कम रहा है, जो दिखाता है कि गंभीर भ्रष्टाचार की समस्या पूरी दुनिया में सामान्य तौर से फैली हुई है। वैश्विक औसत स्कोर 43 रहा है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विश्व की जो सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं उनमें भ्रष्टाचार काफी हद तक पनपा हुआ है और 50 स्कोर भी, वो आधे स्कोर को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। शीर्ष 3 देश जो इस इंडेक्स में रहे हैं वो देश हैं डेनमार्क। डेनमार्क ने लगातार छठे वर्ष 90 स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगर दूसरे स्थान की बात करें तो 87 के स्कोर के साथ फिनलैंड दूसरे स्थान पर है और 85 के स्कोर के साथ न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। अच्छी तरह से काम करने वाली न्याय प्रणालियों यानी जस्टिस सिस्टम के कारण ये देश कानून के शासन सूचकांक में भी शीर्ष स्थान पर है। अगर बात करें सबसे नीचे रहने वाले देशों की तो सबसे नीचे रहने वाला देश है सोमालिया जिसको 11 अंक प्राप्त हुए हैं। उसके बाद वेनेजुएला, सीरिया, दक्षिणी सूडान और यमन को 13-13 अंक प्राप्त हुए हैं और ये सबसे निचले पायदान पर हैं। ये देश अधिकांश देश इनमें अगर आप देखेंगे तो वो सशस्त्र संघर्षों सहित दीर्घकालीन संकटों से प्रभावित है। किसी न किसी प्रकार का एक लॉन्ग टर्म संघर्ष, केओस की स्थिति आपको वहां देखने को मिलेगी। अगर इसमें भारत की स्थिति की बात करें तो भारत को इस रैंकिंग में 180 देशों में से 93वें स्थान पर रखा गया है। भारत का स्कोर 2022 की जो रैंकिंग में था 2022 में 40 से थोड़ा कम होकर 2023 में 39 हो गया है, यानी भारत का जो स्कोर था वो 2022 में 40 था और 2023 में वो घट करके 39 हो गया है और इस प्रकार से भारत 2022 में जहां 85वें स्थान पर था वर्तमान में ये 93वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है आज का डिस्कशन का वो है वार्षिक नेस्दा रिपोर्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट। खबरों में क्यों रही? खबरों में इसलिए रही क्योंकि हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने वार्षिक नेस्डा वे फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 जारी की है और इसी कारण से पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसके बारे में अगर हम सामान्य तथ्यों को जानने का प्रयास करें तो वो इस प्रकार से होंगे कि ये रिपोर्ट राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन फ्रेमवर्क पर आधारित है, यानी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट पर आधारित है और इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 7 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है और 7 क्षेत्रों के
को शामिल करके उसके आधार पर ही इस फ्रेमवर्क को तैयार किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएं, स्वास्थ्य, कृषि, गृह और सुरक्षा सहित सामाजिक कल्याण विभाग, सामाजिक कल्याण से संबंधित जो सेवाएं दी जाती हैं। इसी प्रकार से वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण और पर्यटन, इन 7 क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इन्हीं के आधार पर इसका फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। कुल मैप की गई सेवाओं की अगर हम बात करें, जिन सेवाओं को मैप किया गया है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं आकलन किया गया है, कौन कौन सी हैं? दिसंबर 2023 तक 16,487 ई सेवाओं यानी इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर मैप किया गया था, यानी एक प्रकार से उन्हें प्रदर्शित किया गया था। जम्मू और कश्मीर 1117 ई सेवाओं के साथ सबसे आगे हैं। उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है और तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश और केरला का स्थान आता है, जहां पर अगर ई सेवाओं की संख्या की बात करें तो तमिलनाडु में 1101, मध्य प्रदेश में 1010 और उसी प्रकार से केरला में 911 ई सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ई सेवा प्रावधान में सबसे निचले 4 राज्य लक्षद्वीप, लद्दाख, सिक्किम और नागालैंड है, जहां लक्षद्वीप में इनकी संख्या 42 है, लद्दाख में 46, सिक्किम में 51 और नागालैंड में 64 है। इसकी अगर प्रमुख विशेषताओं पर बात करें तो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि अधिकांश जो इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं वो स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवा क्षेत्र में ही प्रदान की जाती हैं। पर्यटन क्षेत्र में 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में से 23 में अनिवार्य ई सेवाओं के लिए सबसे अधिक संतृप्ति है। इसके बाद पर्यावरण और श्रम एवं रोजगार क्षेत्र आते हैं। तो इसकी एक प्रकार से बता भी दिया कि कहां पर ई सेवाओं का सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है, किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का। आज का हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा पंचायत विकास सूचकांक यानी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। चलिए सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री ने पंचायत विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। इसके बारे में अगर आप सामान्य तथ्यों को जानने का प्रयास करें तो आपको पता लगेगा कि ये एक प्रकार का होलिस्टिक इंडेक्स है, एक प्रकार का समग्र सूचकांक है जो सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशन ने निर्धारित किए हैं उनके स्थानीयकरण को प्राप्त करने में पंचायतों के प्रदर्शन को मापता है। यानी उन गोल्स को, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको स्थानीय स्तर पर प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर किस तरह के परिवर्तन किए जा रहे हैं, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, पंचायतें उसके लिए क्या कर रही हैं, यानी उसके स्थानीयकरण को प्राप्त करने में पंचायतों के प्रदर्शन को मापने का एक इंडेक्स है जिसको हम पंचायत विकास सूचकांक कहते हैं। यह पंचायतों की विकास स्थिति का समग्र और साक्ष्य आधारित यानी होलिस्टिक और एविडेंस बेस्ड मूल्यांकन प्रदान करता है और उनकी ताकत और कमजोरियों को उजागर भी करता है। इसके बारे में कुछ सामान्य तथ्य हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं पर बात करें तो पंचायतों को उनके समग्र अंकों के आधार पर जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर रैंक प्रदान किया जाता है। पंचायतों को 4 ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से ग्रेड है? डी, सी, बी, ए और ए प्लस। इस प्रकार से अगर आप केवल इस प्रकार से देखें तो 5 ग्रेड यहाँ पर दिखाई देंगे क्योंकि ए के अंतर्गत ए और ए प्लस है। अगर किसी पंचायत का स्कोर 40% से कम है तो उसे डी श्रेणी में रखा जाता है। किसी पंचायत का स्कोर 40 से 60% के बीच है तो उसे सी स्कोर पर रखा जाता है। 60 से 75% स्कोर वाली पंचायतों को बी श्रेणी में, बी ग्रेड में रखा जाता है और ए श्रेणी के अंतर्गत 75 से 90% स्कोर प्राप्त करने वाली पंचायतों को रखा जाता है और 90% से ऊपर का प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को ए प्लस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ये सामान्य इसकी विशेषताएं हैं। अगर इसके थीम और फोकस क्षेत्रों पर बात करें तो 9 विषयों पर विचार इसके अंतर्गत किया गया है। कौन कौन से विषय हैं? जिनमें गरीबी मुक्त और बढ़ी हुई आजीविका, स्वस्थ गांव, बाल सुलभ गांव, पानी पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सुरक्षित गांव, सुशासन और महिला अनुकूल गांव शामिल है। ये 9 एक प्रकार से थीम है। अगर हम इसके पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले महाराष्ट्र के 4 जिलों में चलाया गया। कौन कौन से जिले हैं? पुणे, सांगली, सतारा और सोलापुर में चलाया गया। पंचायत विकास सूचकांक की रिपोर्ट के लिए पायलट प्रोजेक्ट के डेटा का ही उपयोग किया गया। यानी इन 4 राज्यों में जो पायलट, 4 जिलों में, महाराष्ट्र राज्य के 4 जिलों में जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था
उसी के आधार पर डेटा का भी उपयोग किया गया, डेटा प्राप्त किया गया और उसका डेटा का प्रयोग किया गया। वर्गीकरण परिणाम क्या है? जब हम इस पायलट प्रोजेक्ट को किया गया तो इसके किस तरह के परिणाम आए? 4 जिलों की 70% पंचायतें श्रेणी सी में आती हैं और 27% पंचायतें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के स्थानीयकरण के अंतर्गत श्रेणी बी में रखी गई है। ये इसके महत्वपूर्ण परिणाम है। अगर हम आज के अगले टॉपिक की बात करें तो वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष से जुड़ा हुआ है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना हीरक जयंती मना रहा है, डायमंड जुबली वर्ष बना रहा है। खबरों में इसीलिए है ये क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय सभागार में अपनी हीरक जयंती यानी 75वीं वर्षगांठ मनाई है और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर आप सामान्य तथ्यों को जानने का प्रयास करें तो वो इस प्रकार से हैं। 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को जब भारत एक गणराज्य बना, उसके 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। या 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी बना, यानी भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना जो 1935 के अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी शासन के दौरान की गई थी, उसका स्थान अब 1950 में एक जब भारत गणराज्य बना तो सर्वोच्च न्यायालय ने ली। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है अपने पूर्ववर्ती की तुलना में, अपना पूर्ववर्ती कौन हुआ? संघीय न्यायालय, उसकी तुलना में व्यापक है क्योंकि जब संघीय न्यायालय की व्यवस्था थी तब आप संघीय न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते थे ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को अपील करने की सर्वोच्च अदालत के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया, यानी जो सर्वोच्च अदालत होगी अब जब वो सर्वोच्च न्यायालय ही स्थापित हो गया और प्रिवी काउंसिल की, क्योंकि भारत आजाद हो गया था, इसकी कोई भूमिका नहीं रही। सर्वोच्च अदालत के रूप में, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हो गया। ये इसके बारे में कुछ सामान्य तथ्य थे। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधानों पर बात करें तो आप जानते हैं कि भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, उसकी स्वतंत्रता, उसके अधिकार क्षेत्र, उसकी शक्तियों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा को प्रदान करते हैं और साथ ही इन प्रावधानों को विनियमित करने का यानी रेगुलेट करने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? वो भारत की संसद को प्रदान किया गया है संविधान के अंतर्गत ही। अगर सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान संरचना के बारे में बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में 34 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 34 न्यायाधीश, एक सर्वोच्च चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके बाद हमारे जस्टिसेस, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 1950 के मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और उसके अलावा 7 अवर न्यायाधीश हुआ करते थे और उन्हीं के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की कल्पना की गई थी जिसमें संसद के पास इस संख्या को बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। अगला टॉपिक जो हमारा आज का है वो ई शासित राज्यों से संबंधित है। अगर हम इसकी बात करें तो ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में केरला ने खुद को भारत का पहला संपूर्ण ई शासित यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से संबंधित राज्य, ई शासित राज्य घोषित किया है, जिसका लक्ष्य सरकारी कार्यालयों और नागरिकों को विकास के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ना और साथ ही डिजिटल अंतर को पाटना है। जो डिजिटल डिवाइड हम जिसको कहते हैं, नागरिकों के बीच जो संसाधनों के उपलब्धता के आधार पर खड़ा होता है, उसको पाटने से संबंधित है। इसकी मुख्य सेवा विशेषताएं क्या है? मुख्य विशेषताएं हैं कि ई सेवानम नामक का सिंगल विंडो पोर्टल 900 सेवाएं प्रदान करता है केरला में। केरला के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अब ई ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस प्रणाली चालू है। इसके अलावा केरल किफायती मुफ्त इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लॉन्च कर रहा है और साथ ही इसने भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय और डिजिटल विज्ञान पार्क भी स्थापित किया है। ये केरला के बारे में कुछ सामान्य तथ्य हैं और इसीलिए केरल ने खुद को भारत का पहला संपूर्ण ई शासित राज्य घोषित किया है। तो ये कुछ खबरें थी जिन पर हमने आज के राज्य व्यवस्था के अंतिम एपिसोड में आपसे चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको ये पूरी सीरीज काफी पसंद आई होगी और आपको निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में इससे लाभ होगा। आप अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करके क्वालिफाई कर सकेंगे। आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Dear viewers,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।